नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में पूरे रिलायबल परिवार की ओर से हम सब आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। जेईई एडवांस 2020 कई मायनों में बहुत ख़ास था। एक ख़ास बात तो ये थी कि ऐतिहासिक तौर पर सबसे ज़्यादा लंबे समय के लिए पोस्टपोन होने वाला ये एग्ज़ाम था और जिन बच्चों की तैयारी मई के महीने में पूरी तरह से कंप्लीट थी, उन बच्चों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि वो कैसे अपना मोमेंटम मेंटेन रखें। एग्ज़ाम लगभग 4 महीने शिफ्ट हुआ, लेकिन उसके बावजूद बच्चों ने उस मोमेंटम को मेंटेन रखा। पेंडेमिक सिचुएशन का जो चारों तरफ खौफ का माहौल था, उस सिचुएशन के बाद भी इन लोगों ने बिना डरे और पूरे मजबूती के साथ डटे रहे और बहुत अच्छी तरह से एग्ज़ाम इन्होंने दिया। और कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। वो मीठा फल हमारे सामने इस समय रैंक्स की फॉर्म में है। और इस समय स्टूडियो में हमारे साथ हमारे संस्थान के 2 टॉपर्स मौजूद हैं। मेरे साथ धनंजय केजरीवाल है और अनन्या अग्रवाल है। उसके अलावा इनके मेंटोर्स सीडीएस सर चांदीप सिंगल सर, हु इज़ एचओडी केमिस्ट्री, एंड एजीएल सर आयुष गोयल सर, हु इज़ एचओडी मैथमेटिक्स। मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। माय नेम इज़ CS शर्मा, चंद्रशेखर शर्मा। आई एम वर्किंग एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट फिजिक्स इन रिलायबल कोटा। धनंजय केजरीवाल और मेरी जर्नी काफ़ी कुछ एक सी है। हम दोनों कोटा के पास के छोटे छोटे गांव के रहने वाले हैं। आई बिलोंग टू कैथून एंड ही बिलोंग्स टू रामोजी मंडी। और मैं आईआईटी बॉम्बे 2003 तक था। आई एंटर्ड इन 1999 और वो ठीक 21 साल बाद अब आईआईटी बॉम्बे में एंटर होने जा रहे हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो धनंजय से ही है कि वो हमारे जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और बरसों तक देखते रहेंगे, जो बच्चे आने वाले समय में आईआईटी की तैयारी करेंगे या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, हम जानना चाहते हैं धनंजय से कि उन्होंने किस तरह से एक छोटे से कस्बे में रहते हुए और उसके बाद कोटा कोचिंग में आने के बाद कोटा के थ्रू होते हुए आईआईटी बॉम्बे तक का जो सफ़र है वो किस तरह से उन्होंने तय किया। इस सफ़र के दौरान किस तरह के उतार चढ़ाव उन्होंने देखे, किस तरह से उन्होंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, क्या कंट्रीब्यूशन उनके फैकल्टीज़ का रहा, क्या कंट्रीब्यूशन उनके फ्रेंड्स का रहा, और कोई ऐसा इंसिडेंस जो हमारे बच्चों को मोटिवेट कर सके। मैं चाहूँगा धनंजय उसको कोट करे और थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताएं। हेलो एवरीबॉडी, मैं धनंजय केजरीवाल। जैसा कि सर ने बताया, मैं कोटा के पास में एक रामगंज मंडी नाम की जगह है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं 9th क्लास में रेज्यूम में आया था। 11th-12th में मैंने फिर जेईई की तैयारी अपनी करी थी। एजीएल सर, सीएस सर, सीडीएस सर ने मुझे पढ़ाया था। और क्योंकि 1.5 साल इन्होंने हमें पढ़ाया, उसके बाद तो बॉन्डिंग बन जाती है, तो फिर जो अगला आधा साल था वो भी हमें इनसे ही पढ़ना था। तो जब रिलायबल की शुरुआत हुई तो हमने रिलायबल के साथ में जुड़ गए थे। फिर रिलायबल में हमें पढ़ाया गया। अब ये तो नहीं पता था उस समय ऐसा कुछ पैंडेमिक वगैरह आएगा। अगर वो बॉन्डिंग जो थी उसी ने हमें इस पूरे पैंडेमिक में सपोर्ट किया, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो ठीक है, उसका तो कुछ काम नहीं था, अब तो बॉन्डिंग ही थी एक। तो वो जो पैंडेमिक के समय ऑनलाइन क्लासेस हमारी चली, लाइव क्लासेस हमारी चली, जो इंटरेक्शन था, जो डाउट सॉल्विंग थी, वो सब ने, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही, मतलब वो जो मोमेंट था, वो जो 3 महीने 4 महीने का स्पैन था, उस चीज़ ने रैंक को, मेरी रैंक को भी और दूसरे बच्चों की रैंक को भी अफेक्ट किया है। भले ही वो अपग्रेड हुई हो या डाउनग्रेड हुई हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि, और वो है भी, कि अपग्रेड ही हुई है मेरी रैंक इस समय में जब मैं इनके साथ में था, सब लोगों के साथ। बेटा, जब तुम कोटा आए थे, कोटा आने से पहले तुमने कभी सोचा था कि तुम इतनी अच्छी, जो अब पहली बात तो बधाई हो आपको आपकी इतनी अच्छी रैंक के लिए। तो कोटा आने से पहले क्या आपने एक टारगेट लिया था कि आप इतनी शानदार रैंक प्राप्त करोगे? सर, मैं जब कोटा आया था तब तो मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। मतलब इनिशियली जब मैं 9th में, तब तो मैं सोचता था कि मैं, नाम तो आप लोग का था ही, तो मैं इनसे कभी पढ़ूंगा, मतलब एज ए वो था कि पढ़ेंगे कभी। पर ये नहीं सोचा था कि कभी आप लोग के साथ ऐसे बैठेंगे। मतलब ये नहीं सोचा था कि टॉप पर या फिर अच्छी रैंक आएगी मेरी। मतलब ऐसे ही था कि ठीक है, आ गए थे। तो मतलब धनंजय, कोई वो मोमेंट बताओ जिस मोमेंट पे आपको लगा हो कि आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल के एकदम मिनिमा पे हो, और उस मोमेंट पर आपने अपने आप को कैसे संभाला और उस मिनिमा से कैसे आप अपने आप को एकदम टॉप मोस्ट शानदार रैंक में कन्वर्ट कर पाए? सर, एक समय था सर 11th के मिड का, जब मेरे 15-20 दिन के लिए जेईई की तैयारी से जो है मैं सेपरेट हो गया था।
कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से। तो उस समय जब मैं वापस से आया था तब कोर्स तो आगे निकल ही चुका था, कोर्स नहीं रुका था, डिस्कशन भी हो चुका था कई सारी चीज़ों का। तो मैं इंडिविजुअल सर के पास में गया, मैंने सर से बोला सर प्रॉब्लम हुई थी कुछ, मैं चला गया था। तो सर ने मुझे बोला कि नोट्स कॉपी कर लो, नोट्स मैंने कॉपी करे। उसके बाद में सर ने मुझे पूरा समझा दिया। मतलब मुझे फिर ऐसा नहीं लगा कि मैंने वो क्लास मिस करी थी। जो डिस्कशन में मेरे मतलब डाउट्स हुए थे फिर मैंने उनको सॉल्व किया, तो वो डिस्कशन भी सर ने वापस से मेरे से कर लिया अलग से। तो उसमें मतलब वो एक समय था जब मुझे लग रहा था कि सब आगे निकल गए और बहुत कुछ छूट गया, पर लेकिन वो सब वापस से कवर हो गया। बहुत बढ़िया धनंजय, विल कम बैक टू यू। आपसे और प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि बहुत सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को पता चले। अब हम जानना चाहते हैं अनन्या से कि अनन्या, जो 2 साल का सफ़र रहा, आप कोटा के रहने वाले हो, सबसे अच्छी बात तो ये अपने स्कूल की टॉपर भी हो, और आईआईटी स्पेशली देखा गया है पास्ट में लड़कियों की संख्या कम होती है। तो सबसे पहली बात तो बेटा ये है कि आपको इतनी अच्छी रैंक प्राप्त करते हुए देखकर और इतनी सारी लड़कियों को आईआईटी में जाते हुए देख करके हम लोगों को बहुत दिल से प्रसन्नता होती है कि हमारे देश की बेटियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं और वो किसी से कम नहीं है, किसी भी जगह पर अपना स्थान बना सकती है। तो बेटा, इन 2 सालों की जो जर्नी है उसमें जिस तरह से उतार चढ़ाव आपने देखे, जो सिचुएशंस आपके सामने आई, कोई ऐसी मोमेंट हो जो आप हमारे बच्चों के साथ शेयर कर सको, दर्शकों के साथ शेयर करो, जिससे कि वो मोटिवेटेड हो सकें उनके आने वाले जो भी वो टारगेट्स लेकर के काम कर रहे हैं उसके लिए। 11th क्लास में जैसे सर ने बताया मैं कोटा में ही रहती थी, तो 11th क्लास में मैंने रेजो ज्वाइन किया। तो मेरे को ईजीएस सर, सीएस सर और सीडीएस सर ने मेंटर किया और 1 साल काफ़ी स्मूथली चला। ऑब्वियसली हमेशा टॉपर नहीं थे, लेकिन हाँ आई मीन टॉप 10, टॉप 15। फिर 12th क्लास में मिड के बाद आके जब सर ने रिलायबल सेटअप किया और तब अब विदाउट अ डाउट हमने रिलायबल ज्वाइन किया, क्योंकि ऑफ कोर्स टीचर्स से जो कनेक्शन हो जाता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए हम लोगों ने फिर रिलायबल में शिफ्ट किया। और हम वो जो शिफ्टिंग का जो बीच में हुआ था कि कोचिंग चेंज होना, उसने जैसे हमने सोचा था कि बहुत कुछ अफेक्ट होगा, लेकिन नहीं, हम सब कुछ एकदम हैंडल हो गया, एकदम वापस से वो पिकअप आ गया था। 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और क्लासेस, टेस्टिंग प्लेटफॉर्म सब सेटअप कर दिए थे। तो उसके कुछ टाइम बाद ही ये पैंडमिक का सिचुएशन आ गया। तो मैक्सिमम जिन बच्चों का जो डिग्रेडेशन हुआ है पैंडमिक के कारण, वो नहीं हुआ। इनफैक्ट हमको कुछ हेल्प ही मिली है पैंडमिक का, जो एक्स्ट्रा टाइम स्पैन मिला। और हम भी पूरा टाइम पैंडमिक में जैसे मोटिवेटेड नहीं थे। बीच में ऐसे पॉइंट्स आते थे जब एकदम ब्रेकडाउन पे आ जाते थे कि सर बस हो गया है, तो सर ने हमको अलग से सेशंस में फ़ोन करके मोटिवेटेड रखा कि बेटो बस आखिरी पुश देना है तुम लोगों को। तो ऑफ कोर्स एक बहुत अच्छी मेंटरशिप थी, जिस कारण से हम अभी तक मोटिवेटेड रह पाए और बाकी बच्चों की भीड़ से अलग निकल पाए। और बेटा, कोई ऐसा मोमेंट जब आप अपने एनर्जी के मिनिमा पे हो और आपने वापस एक जंप मारा हो कि अब मैं करके दिखाऊंगी, वो कोई मोमेंट है, वाओ मोमेंट इन योर लाइफ? नॉट मीन लाइक 12th स्टैंडर्ड के मिड और लाइक ऑलमोस्ट एंड तक आते आते मुझे फीवर में जो डेंगू हो गया था बेसिकली। सो उस वक्त पे जब मुझे लगा था कि बस ये तो एकदम लास्ट पुश था और यहीं पे आके मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो उस वक्त पे फिर मैंने टीचर से कांटेक्ट किया। टीचर्स ने मुझे कहा कि अब इस तरह से तुमको आगे जाना है ताकि तुम बाकी बच्चों के साथ रेस में वापस से एंटर कर सको। फिर टीचर्स ने मुझे अलग से सेशंस दिए, टाइम दिया, अपॉइंटमेंट्स दिए डाउट्स के लिए। फिर एक बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल था मेरा, तो उन लोगों ने भी मेरे को सपोर्ट किया कि मैं वापस से अपनी ट्रैक पर आ जाऊँ। और बस फिर वो थोड़ा टाइम का 1-2 हफ्ते का स्पैन था, लेकिन उसके बाद फिर से पिकअप आ गया। तो थैंक यू बेटा। बच्चों, मैं तुम दोनों से ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू एवरीबडी कि ये दोनों बच्चे जेई मेंस में मैथ्स के अंदर 100 परसेंटाइल लेकर आए। एज अ मैथ्स टीचर एंड एज अ टीम वी फील सो प्राउड अबाउट इट। तो मैथ्स हमेशा से एक बदनाम सब्जेक्ट रहा है और एज अ मैथ्स टीचर मुझे बड़ा हर्ट करता है सब लोग कि सर मैथ्स में नहीं आते मार्क्स, टफ है। तो तुम लोगों ने ऐसे क्या स्पेशल एफर्ट्स डाले आईआईटी जेई के मैथ्स को टेम करने के लिए, वो बच्चों के साथ शेयर करो। धनंजय, तुमसे। सर मैथ्स में ऐसा था कि सब कुछ मतलब ऐसा कहीं लगा नहीं कि अजीब से कुछ स्मूथली चला था। उसका रीज़न ये था कि जो आपकी गाइडलाइंस थी कि पढ़ा रहे हैं उसको जाके वापस से पढ़ो, नोट्स को शाम को पूरे वापस से, और जो होमवर्क वो टाइम टू टाइम करते रहो। तो मैथ्स एकदम स्मूथली चला था। मतलब इसमें जो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम आती होगी मुझे तो पता नहीं उस चीज़ का, क्योंकि मुझे आई नहीं वो। तो
तो स्मूथ ही था सब कुछ, गाइडलाइंस बस जो टीचर्स बोल रहे हैं उन चीज़ को फॉलो करते गए, तो सब कुछ अच्छे से हो गया। और फिर अच्छा भी लगा, मेंस में 100 परसेंटाइल आई, तो मतलब एक तरह से सब्जेक्ट की ऑल इंडिया रैंक बनी है 100 परसेंटाइल, तो अच्छा है। अनन्या तुम? मुझे ऐसा लगता है कि दरअसल जो बाकी बच्चों से अलग हमने बस ये किया कि हमारी मैथमेटिक्स की जो तैयारी थी उसमें सर ने हमको स्पेशली उन पर्टिकुलर टॉपिक्स, उन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस पे फोकस करा है जो हमको क्राउड से अलग करें। लाइक जो फाइनल जो स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो एकदम रैंक में डिफरेंस लाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, उन पे स्पेशल फोकस, उनका नॉलेज की कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सर ने हम एकदम लास्ट मोमेंट्स पे सर ने हमको उन क्वेश्चंस की एग्जॉस्टिव प्रिपरेशंस कराई, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स की, वो मेंटालिटी, एग्जामिनेशन सेटअप, उन वजह से वो डिफरेंस आया और हाईएस्ट मार्क्स आ पाए मैथमेटिक्स में। बहुत अच्छा बेटा, वेरी नाइस। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है बेटा वो ये कि अपन लोग जनवरी में रिवीजन कर रहे थे, उसके बाद तो फिर आप लोग रिलायबल में आ गए थे। तो जिस समय हम लोग फरवरी में रिवीजन वगैरह सब चल रहा था, तब हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि कोरोना की वजह से इतना सब कुछ पोस्टपोन होता चला जाएगा। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही थी आगे, बहुत सारे बच्चों के साथ ये समस्या आ रही थी कि वो पेस के साथ नहीं मैच कर पाए अपने आप को, और कुछ बच्चों की इस वजह से रैंक बहुत ख़राब भी हो गई। तो मैं बेसिकली आप लोगों से ये थ्रू ये सब बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब मुश्किल समय होता है तो उस समय बेसिकली टॉपर्स किस तरीके से सोचते हैं या किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। जैसे मेजर बच्चों के दिमाग में ये बात होती है, जैसे आपने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बच्चों को ये मैसेज पहुंच गया होगा कि जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि वो बचपन से एकदम टॉप करते हुए चले आते हैं तभी वो आईआईटी में टॉप करते हैं। एक बच्चा जिसने अच्छे से मोटिवेटेड हो और जो सिंसियर हो, वो बच्चा अगर अच्छे तरीके से पढ़े और जो उसके मेंटर्स उनको बता रहे हैं उसको फॉलो करता जाए, तो उसके लिए रैंक लाना, एक शानदार रैंक लाना भी पॉसिबल है। तो इसी तरीके से मैं आप दोनों से चाहता हूं, आप लोग ये भी बताओ कि जैसे पेंडेमिक के टाइम पर आप लोग किस तरीके से मैच कर पाए या पेस कैसे बनाया, या कभी लो हुए तो आप कैसे वापस से फॉर्म में आए, ये आप सब लोगों को बताओ, ताकि सबको ये पता चल सके कि भाई टफ टाइम जब भी कभी लाइफ में आता है, तैयारी के टाइम पे खास तौर से, तो उस समय टॉपर्स किस तरीके से डिफरेंटली बिहेव करते हैं। पैंडेमिक के समय जैसे हुआ ही था कि कोटा जो है पूरा की पूरा खाली हो गया, सब अपने घर चले गए थे, तो मैं भी घर चला गया था अपने, वहाँ पे मैं रहा भी 4 महीने। उस समय भी हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस सारी लाइव चल रही थी, टेस्ट वगैरह हो रहे थे, पर मेरे साथ पर्सनली ऐसा हो रहा था कि मैं घर पे खुद की जो सेल्फ स्टडी थी उसके ऊपर टाइम नहीं दे पा रहा था। मतलब घर पे होता है थोड़ा मस्ती वगैरह भी हो जाती है, तो उस वजह से मैंने फिर मेरे टीचर से बोला कि सर ऐसा है, तो और क्योंकि मैं पास में था कोटा के, तो मैं वापस डिसाइड किया कि मैं वापस कोटा जाऊँगा, मैं तो वहीं पढ़ाई होगी मेरी, वहीं पढ़ूंगा मैं। तो मैं वापस वहाँ पे आया। अब यहाँ पे जो थे सारे हॉस्टल वगैरह बंद थे, तो उस समय फिर जो प्रॉब्लम थी उसमें रिलायबल ने पूरा सपोर्ट किया मुझे। उन्होंने मतलब हॉस्टल मेरा करवा दिया एकदम अच्छे से, और फिर मतलब भले मैं हॉस्टल में अकेला रहता था, जो मतलब मेस के जो वर्कर्स थे वो बनाते थे खाना, उनके साथ ही खा लेता था, पर लेकिन मेरी पढ़ाई हो रही थी तो मुझे उस बात का अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद में भी जूम क्लासेस टेस्ट हमारे हो रहे थे, फिर यहाँ पे आने के बाद में और थोड़ा अच्छे से टाइम और नज़दीक आता जा रहा था, तो और अच्छे से हमारे फिर लास्ट में एडवांस ओरिएंटेड जो है मैथ्स के वाइवास वगैरह हुए, केमिस्ट्री का हमें जो है इंडिविजुअल रोज़ डीपीपी जाती थी, फिजिक्स के हमें क्विजेस वगैरह करवाए जाते थे, रेगुलर बेसिस पे हो रहे थे, तो हमें मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब कुछ टाइम जो है फालतू भी हो रहा है, तो सब कुछ जो है टाइम लग ही रहा था प्रिपरेशन में। और लास्ट के समय में जो लास्ट का 1 हफ़्ता था उसमें जो था हमारा केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा रिवीजन भी हुआ, उसमें पूरी रिलायबल की टीम ने जो है हमें पढ़ाया था, और वो रिवीजन जो था उसने हमें बहुत फ़ायदा किया, मतलब जो एडवांस में, क्योंकि वो 1 हफ़्ते पहले ही हुआ था जस्ट। तो कोटा में दम है इसका मतलब, हाँ हाँ कि आप घर पे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, स्पेशली अकेले। मतलब ये सब लोगों को ये बात नोट करनी चाहिए कि ये पूरे हॉस्टल में अकेले रह रहा था, लेकिन ये था कि भाई मुझे अपने उसी सेटअप के अंदर पढ़ाई करना है। मतलब सैल्यूट टू यू फॉर दैट। अनन्या, तुमने कैसे पैंडेमिक में इस चीज़ को मैनेज किया, जो 4 महीने का बड़ा पैंडेमिक रहा? पैंडेमिक प्रेशर जिसको बोल सकते हैं, हाउ यू मैनेज दैट प्रेशर? दरअसल मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता था, क्योंकि मैं हमेशा से कोटा के माहौल में रही हूँ, स्ट्रीट्स बच्चों से भरी हुई, और 9 से 12 संडे को भी एकदम बच्चे ही बच्चे चारों तरफ। फिर जब पैंडेमिक के वक्त तो कोटा एकदम खाली हो गया था, तब मतलब मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील आती थी कि लाइक मैं कहाँ आ गई हूँ, पता नहीं एडवांस होगा कि नहीं होगा। तो फिर उस टाइम में फिर हमारे टीचर्स ने हमसे कांटेक्ट किया, फिर रेगुलर वाइवास, डीपीपीस वो तो होते थे, उनका डिस्कशन होता था,
और फिर जैसा कि मैंने पहले कहा कि हम लोगों का फ्रेंड सर्कल था, तो हम लोग आपस में कनेक्टेड रहते थे, तो मोटिवेशन डाउन नहीं होता था कभी भी। और फिर जैसे टीचर्स है, जैसे हम बच्चे तो हैं आफ्टर ऑल, तो टीचर्स हमको कभी कभी मोटिवेट करने के लिए कि एक बार एडवांस हो जाए फिर हम पार्टी देंगे तुमको तो उसी लालच में से हम कभी कभी एकदम वापस से पढ़ाई पे आ जाते थे अगर ट्रैक लूज होता था तो तुम दोनों बच्चों इस पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में जो कोचिंग के अंदर मिलता है, एक पीयर टू पीयर कनेक्शन, जैसे तुमने बोला कि हमारे फ्रेंड सर्कल था, और एक टीचर्स के साथ जुड़ाव, इन चीज़ों को कितना महत्व देते हो अपनी सक्सेस के अंदर? इससे ज़्यादा तो शायद और किसी चीज़ का होगा ही नहीं, क्योंकि आई मीन लाइक फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, मतलब यही सारी चीज़ बोल दी तुमने। जैसे मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो स्कूल में मेरे फ्रेंड्स रहे, लेकिन जो और अलग अलग जगह बिखर गए, तो जैसे आज मेरी उनसे कभी बात होती है तो मैं यही फील करती हूँ कि शायद कोई चीज़ जो हम दोनों में डिफरेंट है तो वो यही है कि उन लोगों का टीचर से वो बॉन्ड नहीं है, वो फ्रैंकनेस नहीं है। जैसे आज हमारे साथ कोई भी बात होती है, हम अपने टीचर्स को खुलकर बता सकते हैं, सर ऐसा ऐसा है, आप बताइए क्या करना है। लेकिन शायद उन लोगों में वो चीज़ कहीं नहीं है, तो उनको वहाँ पे वो लैक मिलता है मेंटरशिप का, और आगे क्या स्टेप लेना चाहिए, और एक एक्टिव फ्रेंड सर्कल के लिए सब लोग एक्टिव रहें, एक दूसरे की हेल्प करें। तो वही चीज़ों का डिफरेंस आता है कहीं ना कहीं बाकी बच्चों में और हमको रिलायबल में जो मिला उसमें। कहते हैं विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली, और ये दोनों बच्चे उसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल हैं। तो अब इन दोनों बच्चों से एक मेरा प्रश्न है, और बहुत सारे दर्शक ये हमसे जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार ये पढ़ते कैसे थे, होमवर्क कैसे मैनेज करते थे, टाइम मैनेज कैसे करते थे। एक बड़ा फैंसी वर्ड है टाइम मैनेजमेंट। तो अब मैं अनन्या से पहले पूछना चाहूँगा और बाद में धनंजय से कि वो 11th से लेकर के 12th तक और IIT की लास्ट की तैयारी तक वो टाइम को कैसे मैनेज करते थे, और कैसे अपना होमवर्क कंप्लीट करते थे, और कैसे अपने डाउट्स को रिजॉल्व करते थे। बेसिकली मेरा जो 2 साल 2.5 साल जितना भी कहेंगे, वो जो टाइम टेबल रहा है कुछ बहुत फैंसी सा नहीं रहा है, मतलब बहुत सिंपल। कोचिंग गए, आके नोट्स पढ़े, फिर जो सर ने होमवर्क दिया है वो किया, और बस जो बचा हुआ, इसके अलावा ज़्यादा टाइम बचता ही नहीं था कहीं तो। और जो टाइम बचता था उसमें बस थोड़ा सा एंजॉय किया। जैसे एक मेरा फिक्स शो होता था टीवी पे, 8 से 9 आता था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बस वो 1 घंटा देखा, इतना एंजॉयमेंट काफ़ी था बस। उसके अलावा फिर टेस्ट जो आ रहा है उसमें जो सिलेबस उसको रिवाइज़ करो, टेस्ट देकर आओ। टेस्ट को जैसे 3 घंटे का टेस्ट है तो 3 घंटे का टेस्ट का मिनिमम 3 घंटे का एनालिसिस करो, फिर अगले टेस्ट में फिर इम्प्लीमेंट करो। बहुत ही सिंपल सा शेड्यूल होता था, बस कॉन्स्टेंटली फॉलो करना होता है। सिंपल एंड सोबर शेड्यूल, कंप्लीटिंग ऑल द असाइनमेंट टाइमली, और कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की फ्रॉम अनन्या साइड। हम जानना चाहते हैं केजरीवाल के साइड से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रही। सर यही सर इन 2.5 साल में मतलब जो टीचर्स बताते हैं हमें कि हम मतलब जो क्लास में पढ़ाया उसको घर पे आके नोट्स को वापस से पूरा पढ़ा, होमवर्क सबसे पहले कंप्लीट किया, उसके बाद में फिर उसमें मतलब जो सर बोलते थे कि शीट को जो है एक्सप्लोर करो, मतलब एक क्वेश्चन को 2 या 3 तरीके से, या फिर मतलब उन्हीं सब में टाइम निकल जाता था। और मैं तो हॉस्टल में आता था, ये जूम से पहले जो था एंड्रॉइड मेरे पास था नहीं, तो टाइम किल करने का कोई दूसरा अल्टरनेटिव ही नहीं था। तो या तो सो जाओ, या पढ़ो या फिर कोचिंग, ये 3 चीज़ों में ही पूरा समय देते थे। तो उसके अलावा कुछ और बचता ही नहीं था जहाँ पे दिमाग डाइवर्ट भी हो, तो वैसा कुछ ऑप्शन ही नहीं था, अल्टरनेटिव ही नहीं था। तो शेड्यूल क्या होता था? जैसे बच्चे उनकी मन में क्वेरी है कि आप जैसे क्लास से आने के बाद आप पहले शॉर्ट नोट्स बनाते थे, कितने घंटे पढ़ते थे, रिवाइज कैसे करते थे, टेस्ट की तैयारी कैसे करते थे, और टेस्ट के बाद कोई टेस्ट को एनालिसिस करते थे, उस तरह की कुछ चीज़ें जो टिप्स बच्चों को चाहिए वो आपसे सुनना चाहते हैं हम लोग। सर सबसे पहले तो वही नोट्स पढ़ ली हमने, होमवर्क कर लिया, और उसके बाद में जो मतलब पढ़ाई होती थी वो वही रिवीजन होता था जो पहले पढ़ चुके हैं उस चीज़ का। वो किस चीज़ पे डिपेंड करता था, जो अगला टेस्ट है हमारा वो क्यूमुलेटिव है तो फिर सब कुछ ही, और पार्ट टेस्ट है तो उन पे मतलब अगले जो टेस्ट आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कि वो एकदम मतलब अच्छे से, फिर वो टेस्ट हुआ फिर उसका एनालिसिस करते थे उसी दिन सेम डे, और फिर अगले दिन डिस्कशन वगैरह होता था उसका क्लास में टेस्ट का। ये धनंजय की क्या मॉडेस्टी है एक्चुअल में जिस तरीके से ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो तुम्हारे साथ बेटा हॉस्टल में रहते थे उनका ये बोलना था कि तुम जिस तरीके से रिलैक्स मोड में रहते हो, है ना, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टर धोनी भगवान का MSD टाइप का इसका काम करने का सही बात है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना था जब इसकी फर्स्ट रैंक आती थी तो जो मुझे बच्चों ने बताया तो बच्चों का ये कहना था कि सर वो हमें लगता था कि वो कुछ स्पेशल करते होंगे, जबकि इस तरीके से कभी कुछ उन्हें करते हुए नहीं देखा। ही इज़ वेरी रिलैक्स्ड। मैं भी एज अ टीचर ये सब लोगों को बताना चाहूँगा धनंजय के बारे में स्पेशली, कि जो यूजुअली टॉपर्स होते हैं कभी कभार
जब 11th-12th में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी भी कोचिंग संस्थान में, तो कई बार उनमें एक एरोगेंस लेवल भी आ जाता है या एक सुपर कॉन्फिडेंट लेवल आ जाता है कि भाई मेरे को कोई नहीं पछाड़ सकता। लेकिन मैंने धनंजय में ये कभी नहीं पाया। ही वॉज ऑलवेज वेरी डाउन टू अर्थ, ऑलवेज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन परफॉर्मेंस, वेरी रिस्पेक्टफुल फॉर हिज टीचर्स एंड फॉर द एल्डर्स। मतलब ये अपने पापा का भी, इसके पापा से भी मैं कई बार मिला हूँ, फैंटास्टिक पर्सन, मतलब शायद उन्हीं के कारण इसमें ये सारे गुण आए हैं। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ धनंजय एक्सप्लिसिटली चाहता हूँ कि तुम बच्चों को बताओ, आज कोई बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है वो 9th क्लास में है या 10th क्लास में है या 11th या हो सकता है अगले साल IIT JEE दे रहा हो, अगर उसको तुम्हारी जैसी शानदार रैंक लेकर आनी है तो उसमें क्या गुण होने चाहिए? मतलब क्या एक IIT को क्रैक करने के लिए और वो भी एकदम टॉप में रैंक लाने के लिए गुण होने चाहिए? बहुत मेहनती, डिसिप्लिन, टीचर्स, मतलब क्या योगदान किन चीज़ों का रहता है जिससे इतनी शानदार रैंक निकल कर आती है? सर ऐसे सुबह 7:30 से हमारी क्लास होती थी 1:15 तक। उसके बाद मैं गया, मैंने मतलब लंच वगैरह किया, उसमें 2:30 हो गई। फिर उसके बाद में वही पढ़ना शुरू, पढ़ाई चलती थी फिर रात में 8 बजे तक। फिर 8 से 9 मैथ्स का टाइम होता था और मैं 10 या 11 तक सो जाता था। मतलब मेरी आंखें खुल ही नहीं पाती थी 11 बजे के बाद में। ये बचपन से ही था मेरे साथ में, तो अपने आप नींद आती थी और सुबह जो है 5 बजे मतलब नींद खुल ही जाती थी। 11th-12th में मेरा ऐसा था शेड्यूल। तो फिर उसके बाद में सुबह जो है कई बार होता था मेरी कोई DPP रह गई तो मैं उसको सुबह कर लेता था कि सर डांटे ना, और जैसे कुछ रह जाता था ना तो सर डांट देते थे तो वापस से चेक पे आ जाता था कि कैसे रह गया ये। तो डिस्कशन होता है, बहुत एग्जॉस्टेड डिस्कशन होता है, तो सर को पता चल जाता है किसने किया है किसने नहीं किया क्लास में। मेरा शेड्यूल रहता था, मैं रात को 11-12 बजे सोती थी, वो डिपेंड करता था होमवर्क कितना है। और फिर सुबह 7 घंटे की नींद, 7-7:30 बजे उठते थे। जब हमारा इवनिंग में क्लासेस होती थी तब ये रहता था कि सुबह 7:30 करीब उठे, फिर योगा किया अपना 20 मिनट आधा घंटा, फिर वही ब्रेकफास्ट किया, नहाए धोए। नहाना रोज़ होता था और नहाना बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बहुत बुरा लगता है करने में लेकिन रोज़ नहाना चाहिए। और नहाए धोए फिर वही जो जैसे होमवर्क तो अगर पिछले दिन क्लास के बाद आके घर पे कर लिया था तो बस जो आज अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके पहले प्रीवियस टॉपिक्स रिवाइज रहें ताकि क्लास में सब कुछ एकदम फ्लो में रहे। और फिर वही कोचिंग जाते थे और वापस आते थे रात तक, तो जो आज पढ़ा है वो सब रिवाइज करके सो जाते थे टाइम से। बीच में बस कुछ आधा 1 घंटा मिलता था तो कुछ फैमिली के साथ एंजॉय कर लिया या TV देख लिया या जो भी। अनन्या, अधिकतर पेरेंट्स की ये बहुत बड़ी क्वेरी रहती है और आई एम श्योर 12th क्लास के प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि जब हम IIT की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बोर्ड की तैयारी से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं। तो पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों अपनी बोर्ड की परसेंटेज बताएं और बोर्ड को कैसे टैकल किया कोचिंग और IIT JEE के साथ साथ। बोर्ड में कितने % आए थे? 95.4। धनंजय? 94.2। अब बताओ कैसे टैकल किया और इतनी अच्छी परसेंटेज कैसे लेकर आए भाई? बोर्ड्स में एक तो इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन अलग और एक PMC अलग। तो बोर्ड्स की जो PMC है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल तो करना नहीं होता है, और जो भी थोड़ा बहुत स्पेशल करना होता था वो सर हमको सिलेबस के साथ साथ ही कराते थे। जैसे चैप्टर ख़त्म हुआ उसी चैप्टर की इंस्टेंटली NCERT भी कर ली, तो बोर्ड भी पैरेलल, बोर्ड और IT सब पैरेलल में चलता था। तो एंड में हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं आया। बस जो फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश जैसे टॉपिक्स थे वो लास्ट के 1 या 1.5 हफ्ते में एकदम से खींच कर और बस एग्ज़ाम दे दिया और अच्छा स्कोर रहा। फिजिकल एजुकेशन में फुल मार्क्स भी आए थे। मतलब फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश का तो वही था कि जो मतलब पेपर था उससे 10-15 दिन पहले तैयारी शुरू करी, 19-15 दिन में क्लासेस करी उसकी और हो गया था फिजिकल एजुकेशन और इंग्लिश। मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में ये ऐसा चलता था कि सर जो है पढ़ाते पढ़ाते बोल देते थे कि ये चीज़ जो है मतलब बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, बस उतना ही था, उतनी हम तैयारी करते थे। उसके अलावा NCERT सॉल्व कर ली चैप्टर ख़त्म होने के बाद में, जब पूरा पढ़ा दिया। अब NCERT का डिस्कशन होता था 10-15 मिनट का, वो ख़त्म हो जाता था उसमें ही। और फिर उसके बाद में मतलब हमारा ऐसा था कि सारे मतलब 4 सब्जेक्ट के निवट के 7 तारीख को हो गया था, 7 मार्च को, और मैथ्स का था 17 मार्च को। तो हमने सर को बोला सर हमारा 7 मार्च को बोर्ड खत्म हो रहा है। हमने फिर 8 मार्च से फिर से JEE की तैयारी शुरू कर दी। मैथ्स में हमने कुछ किया ही नहीं बोर्ड के लिए कि अलग से हम कुछ करें, तो मतलब और सब कुछ पहले ही हो गया था। तो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में बिल्कुल प्रेशर नहीं आया, और जो फिजिकल एजुकेशन इंग्लिश था वो रिलायबल ने करवाई दिया था। यहाँ एक्सक्लूसिव बोर्ड की क्लासेस लगी थी। दूसरी चीज़ बेटा मैं ये भी जानना चाहूँगा आप लोगों से, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, मतलब जैसे केमिस्ट्री को लेके आप किस तरीके से आपने उसको डील किया, बच्चों को आप थोड़ा ये बता सको कि मेन में अच्छा स्कोर करने के लिए और एडवांस में अच्छा स्कोर करने के लिए आप किस तरीके से आपने उसको हैंडल किया। तो केमिस्ट्री आपने कैसे पढ़ी और कैसे पढ़नी चाहिए? भाई हम लोग तो बच्चों को बताते ही रहते हैं, लेकिन आप लोगों के मुंह से बच्चों को सुन के थोड़ा ज़्यादा अच्छा फील करेगा क्योंकि वो रिलेट कर पाएंगे अपने आप को आपके साथ में।
तो आप दोनों मेरे ख्याल से ये बताएं कि भाई केमिस्ट्री को खास तौर से इनऑर्गेनिक को की जो रिएक्शंस होती हैं या ऑर्गेनिक के जो मैकेनिज्म्स होते हैं या फिज़िकल में जो आप फार्मूलाज होते हैं उनको कैसे याद रखते हो, कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, ये सब बच्चों को थोड़ा सा अगर आप बता सको तो बहुत अच्छा रहेगा। सर केमिस्ट्री में मैं बोलूँगा कि जैसे मतलब जो जेईई की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके मन में ये रहता है कि हम तो लॉजिक वाले हैं, हम रटते नहीं हैं, हमें रटना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। पर केमिस्ट्री में रटना पड़ता है, और मतलब रटना पड़ेगा। और रटने से हमें उसमें क्या मतलब ऐसा नहीं करना कि नहीं मैं नहीं रटूँ, रटते तो वो बच्चे हैं जो मैं तो समझूंगा, तो उसके कुछ नहीं होगा। फिर रटना तो पड़ेगा। और वही ये डेली रिवीजन केमिस्ट्री में, मतलब डेली 2 घंटे तो आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। और अब इनिशियली जो 11th की तैयारी शुरू कर रहे होंगे अभी उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, पर 11th के बाद में इतना हो जाता है कोर्स कि आपको डेली उसको रिवाइज़ करना पड़े और डेली रिवीजन करते रहें, और मतलब सब कुछ जो है याद आना चाहिए अच्छे से। और मेंस के लिए अगर स्पेसिफिकली बोलें तो मेंस के जब मेंस आ रहा है तब एक बार उसके एनसीईआरटी भी पूरी की पूरी बार रीड करनी चाहिए। केमिस्ट्री में उसका बहुत फ़ायदा मिलता है। एडवांस में एनसीईआरटी का इतना कोई फ़ायदा नहीं मिलता, क्योंकि मतलब पता है सबको नहीं मिलता। केमिस्ट्री तो रोज़ ही पढ़नी पड़ती है, कुछ भी करो। तो बस वही लॉजिक नहीं ढूंढना है, चुपचाप रोज़ रिवीजन करना होता है केमिस्ट्री का। और वही मेंस के लिए एनसीईआरटी तो एकदम गीता ही है। और एडवांस के लिए हाँ कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन इतना शायद मुझे काम नहीं है एनसीईआरटी एडवांस के लिए, क्योंकि एडवांस में एक्सक्लूसिव रिएक्शंस ज़्यादा होती हैं जो एनसीईआरटी में यूजुअली नहीं मिलती हैं। और कुछ बात बेटा आप अपनी तरफ से अगर बोलना चाहो बच्चों को? सर बस यही है कि सर जो ये रैंक आई है मेरी, इसका सर जो श्रेय है मैं सबसे पहले तो भगवान जी को देना चाहूँगा। उसके बाद में मेरे पेरेंट्स, उन्होंने मुझे मतलब बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है इस चीज़ में। मतलब दूर रहते थे वो मेरे से, पर लेकिन फ़ोन के ज़रिए पर बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जब जाता था तब तो कुछ ज़्यादा ही। और उसके अलावा मेरे जो रिलायबल की टीम है, जो मेरे टीचर्स हैं, एजीएल सर, सीएस सर, सीडीएस सर, सब मतलब, और मेरे जो एक बैच था मेरा, उस बैच में जो इंटरेक्शन होता था उस वजह से मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ अपने अपने में लगे हुए हैं कि मैं खुद कर लूँगा, वो नहीं करे। हमारा ऐसे था, हमारा हेल्दी कंपटीशन होता था बैच में। तो मेरे बैचमेट जो थे, मतलब किसी ने डीपीपी नहीं करी तो हमारा ऐसा होता था कि उसने कर ली तो हम भी करते हैं उससे, ऐसा नहीं थी वो ना करे हम भी करते हैं, वैसा होता था। और उसके बाद में जो ये मेहनत हुई थी, इसका रिज़ल्ट आया अच्छा, तो उस मेहनत को भी मैं श्रेय देना चाहूँगा। तो कोटा में रैंक ही नहीं, दोस्त भी मिलते हैं। अनन्या तुम बेटा? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, हम किसी से कम नहीं, और किसी तरह का मेंटल स्ट्रेस ना लें, एकदम फ्री होके खुश होके तैयारी करें, क्योंकि हम अपने आप के लिए कर रहे हैं। और बस वही भगवान का आशीर्वाद, पेरेंट्स का आशीर्वाद रहे, और बस पेरेंट्स को थैंक यू, क्योंकि उन्होंने 2.5 साल बहुत ज़्यादा हमारे पीछे, हमारे साथ साथ उनका भी जेई ख़त्म हुआ था 27 को। उनको भी एक ब्रेक चाहिए अब, क्योंकि जो हमारा इमोशनल जो भी स्टेजेस आते थे इन 2 सालों में, उन्होंने हमको संभाला। लाइक टेस्ट ख़राब हुआ तो वही होते थे जो आते थे कि नहीं वापस से खड़े होना है। और एक अच्छा हेल्दी फ्रेंड सर्कल जो जिसमें कोई किसी से कुछ छुपाए ना, सब एक दूसरे को बताएं कि देख मुझे ये नई चीज़ पता लगी, शेयर करें, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ रहे हैं। और ऑफ कोर्स फैंटास्टिक टीचर्स और एक बहुत अच्छा सिस्टम, कोचिंग सिस्टम जो आपके थ्रू आउट साथ में रहे, मतलब आपका साथ ना छोड़े कभी। बहुत ही शानदार तरीके से दोनों बच्चों ने अपने जो IIT जेईई की जर्नी थी, IIT जेईई एडवांस तक की तैयारी की जो जर्नी थी, वो हमारे सभी दर्शकों के सामने रखी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस शो को देखने वाले जो भी स्टूडेंट्स IIT की तैयारी करने वाले हैं आने वाले समय में, या किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, वो गार्जियंस जो इस शो को देख करके अपने बच्चों को गाइड करने वाले हैं, उनको इस शो से डेफिनेटली कुछ न कुछ टिप्स मिले होंगे, और वो उनको अप्लाई करेंगे और अपने बच्चों को, और एक तरह से कह सकते हो आने वाली जो पीढ़ी है उसको एक सक्सेसफुल मुकाम तक पहुंचने में मदद करेंगे। मन तो करता है कि बातों का सिलसिला यूं ही चलता रहे, और आज हमारे साथ ये दोनों सितारे जो कि कोटा में आज अवेलेबल थे, चांस की बात है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से ज़्यादातर बच्चे इस समय अपने अपने घरों पर हैं। मैं इन दोनों सितारों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों सितारे जहाँ भी जाएंगे, ये दोनों बच्चे जहाँ भी जाएंगे, और उसके अलावा जो बच्चे जो भी हमारे से पढ़े, हमारे संस्थान में पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने IIT एग्ज़ाम को क्लियर किया है, मैं उम्मीद करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो सभी बच्चे
अपने अपने सपने को ज़रूर पूरा करें, अपने माँ बाप का, अपने समाज का नाम रोशन करें और खूब आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। आने वाले समय में जब बच्चे कोटा में आएंगे तो हो सकता है हम कुछ और सितारों के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू केजरीवाल जी एंड थैंक यू अग्रवाल, अनन्या अग्रवाल, और मेरे साथ मेरे दोनों साथी एजीएल सर और सीडीएस सर का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फ्रॉम Thanks, sir. ऑल रिलायबल टीम।